हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास। बेटा हम लोग रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना। तो रशियन रेवोल्यूशन में जो मैंने लास्ट वीडियो और नोट्स आपको सेंड किया था वो रशियन इकोनॉमिक्स से था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिवोल्यूशन के लिए कुछ खास रीज़न होने चाहिए, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले रशियन इकोनॉमी और रशियन सोसाइटी के बारे में जानना ज़रूरी समझा। तो रशियन इकोनॉमिक्स तो आपको हमने सेंड कर दिया। अब आज का हमारा टॉपिक है रशियन सोसाइटी। इसको हमने पॉइंट वाइज आपको लिखा है और लिख करके आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ। वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम विलेज एंड सेटल्ड इन सिटीज़। जितने वर्कर्स थे उस पीरियड में रसिया में, वो गांव से शहरों की तरफ जाने लगे और वहाँ पे काम देख करके सेटल होने लगे। दे वी आर डिवाइडेड बाई स्किल। मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट एमंग दी अदर वर्कर्स। तो ये जो वर्कर थे जो गांव से शहरों में गए थे, सेटल हुए थे, तो उसमें भी बहुत सारे ग्रुप बटे हुए थे उनके स्किल बेसिस पे। जैसे कोई मेटल वर्कर होते थे, कोई टेक्सटाइल वर्कर होते थे, और इनमें से जो मेटल वर्कर्स होते थे वो अपने आप को सुपर समझते थे, एरिस्टोक्रेट समझते थे। कंपैरिजन करते थे वो लोग दूसरे लोगों से, दूसरे लेबर से। दूसरा पॉइंट है वोमेन अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914 के आसपास में रशिया में जितनी औरतें थी वो भी फैक्ट्रियों में काम करने लगी थी, बट दे वी आर पेड लेस देन मेंस। तो काम तो करती थी वो लोग, जितने घंटे जेंट्स करते थे उतने घंटे लेडीज भी करती थी, बट उनको जो सैलरी दी जाती थी वो मेन से कम होते थे। एक उनका माइंड सेटअप होता है। आज भी ये चीज़ें देखी जाती है, इंडिया में भी देखो, दिल्ली में ही देख लो, कई फैक्ट्री ऐसी हैं जहाँ पे औरतें भी काम करती हैं, बट उनको उतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलती जितनी कि जेंट्स को मिलती है। सैलरी डिफरेंस भी होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह से रसिया में भी ये डिफरेंस देखे गए। थर्ड पॉइंट है डिवीजन वेयर देयर बट वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क्स। तो वहाँ पे जब डिवीजन तो थे, स्किल बेसिस पे जो वर्कर थे वो डिवाइड तो थे वहाँ पे, बट अगर ऑनर के अगेंस्ट में फैक्ट्रियों में अगर कोई स्ट्राइक होती थी तो सारे ग्रुप के जितने भी वर्कर होते थे वो यूनाइट हो जाते थे, एक होकर के आवाज़ उठाते थे अगेंस्ट द एम्प्लॉयर ऑन द डिसमिसल्स ऑफ देयर डिमांड्स और वर्क कंडीशन। अगर इनके लेबरों के वर्क कंडीशन को सुधारा नहीं जाता था, उनके डिमांड को पूरे नहीं किए जाते थे, तो स्ट्राइक तो मोस्टली होते ही जा रहे थे। जैसे टेक्सटाइल कंपनियों में जो हुई थी स्ट्राइक 1896 से 97 के बीच में, या मेटल इंडस्ट्रीज में जो हुई थी वो 1902 के आसपास में बहुत सारे मेटल इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हुए थे। तो जो वर्कर थे वो ग्रुप में ज़रूर बटे हुए होते थे, लेकिन जब वो ऑनर के अगेंस्ट में होते थे तो अपने डिमांड को सामने रखते थे तो सारे वर्कर एक हो जाते थे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ, हमारे दिमाग में भी आ गया। जैसे अगर कोई कंपटीशन होता है स्कूल में, क्लास वाइज होता है, अगर क्लास में कोई सेक्शन है, मान लीजिए 9th को ही ले लीजिए, 9th A और 9th B है, और अगर कंपटीशन होता है तो आप दोनों एक से एक दूसरे से क्या करोगे, बेटर करने की कोशिश करोगे। लेकिन क्या होता है अगर 10th के साथ 9th वालों को कंपटीशन करवाया जाए तो दोनों सेक्शन 9th के A और B यूनाइट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह वहाँ के वर्कर भी कर रहे थे। अगला जो है सोसाइटी इन कंट्री साइड। अभी जो हमने आपको एक्सप्लेन किया 3 पॉइंट, वो है जो शहरों में वर्कर माइग्रेट कर गए थे उनके पोजीशन के बारे में बताया। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ कि विलेजेस में जो किसान थे, जो लोग थे, लेबर थे, उनकी क्या पोजीशन थी। Peasant cultivated most of the land, but most of the property were owned by the nobility, the crown and the Orthodox Church. जो किसान थे ज़्यादातर वहाँ 85% लोग तो खेती पे डिपेंड कर रहे थे, वो खेती करते थे पीजेंट्स। लेकिन जो खेत होते थे, जो ज़मीनें होती थी, वो किसी दूसरे मालिक की होती थी। नोबल जो अमीर लोग होते थे, जिन पर किसका होता था राइट्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च का। लाइक वर्कर्स पीजेंट वर ऑल्सो डिवाइडेड। जिस तरह शहरों में वर्कर के ग्रुप बटे हुए थे, सेम उसी तरह किसानों के भी ग्रुप बटे हुए होते थे। ताकि और ये ग्रुप कौन कौन से होते थे, जिसमें एक तो होते थे कुछ किसान ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं एज ए वर्कर, एज ए लेबर। कुछ ऐसे भी होते थे जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें होती थी तो वो अपने खेतों पर ही काम कर लिया करते थे, और कुछ तो ऐसे किसान थे जो वर्कर ही बन गए थे और शिफ्ट हो गए थे। तो गांव में भी बहुत सारे पीजेंट ऐसे थे जो ग्रुप में बटे हुए थे।
पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी। अच्छा है, यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था वहाँ पे पीजेंट जो थे नोबेल लोगों की रिस्पेक्ट करते थे। जो फर्स्ट कैलर्जी नोबिलिटी ये स्टेट बटे हुए थे ना, लेकिन रसिया में बिल्कुल अपोजिट है। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, ये अमीरों का या नोबेल लोगों का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। बिकॉज रशियन पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबेल, क्योंकि वो जो वहाँ पे नोबेल लोग थे उनके पास तो ज़्यादा ज़मीनें थी और किसान क्या चाहते थे, वो सारी ज़मीनें आपस में बांटना चाहते थे। द रशियन पीजेंट्स वर्क बाय द पुलिंग देयर लैंड टुगेदर एंड देन द डिवाइडिंग द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिविजुअल। रशियन पीजेंट क्या करते थे और क्या चाहते थे, वो सारी ज़मीनों को एक जगह करते थे और उस पे वो लोग मिलकर काम करना चाहते थे और जो उनका इनकम होता था, आउटपुट होता था, वो आपस में अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एक एक के जो भी ज़रूरतें पड़ती थी आपस में बांटना चाहते थे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।